दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रमजान का महीना खत्म होते ही असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल के किशनगंज में दौरा होने वाला है। जी हां दोस्तों, उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के किशनगंज आकर क्या कुछ नया करने वाले हैं, नया लोगों को सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक सद्दाम हुसैन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों अगर आप एमआईएम पार्टी संबंधित हर छोटी बड़ी खबरों को पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों खबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं। खबर है दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी सक्रिय हो चुके हैं। हालांकि महाराष्ट्र में जबरदस्त सफलता तो रही, जबरदस्त हार का सामना करने के बाद, दिल्ली में भी हार का सामना करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी अपना पूरा ध्यान अब बिहार विधानसभा 2025 में लगाने वाले हैं। यूं तो अभी रमजान का महीना चल रहा है, खबर ये आ रही है कि रमजान के महीने के बाद असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज आने वाले हैं। असल में किशनगंज वो इसलिए आने वाले हैं, किशनगंज एक ऐसी जगह है, एक ऐसा जिला है जहां एमआईएम पार्टी का गढ़ बना हुआ है, जहां एमआईएम पार्टी की तूती बोलती है। 2020 विधानसभा चुनाव में 3 विधानसभा से यहां के लोगों ने अपना उम्मीदवार को जिताकर बिहार विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया था। दोस्तों हम आपको बताएंगे एक एक करके कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल के किस किस विधानसभा को अपनी नजर पर रखे हैं। दोस्तों उससे पहले हम आपको एक बात ये कह देना चाहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा नेता है जहां उनको लगता है कि हमें यहां चुनाव लड़ना चाहिए, वहां पर वो शुरू से ही मेहनत करते हैं। उस जिले और उस विधानसभा पर वो प्रोग्राम करते हैं जहां पर उसको लगता है कि अगर हम यहां पर उम्मीदवार उतार दें तो हम चुनाव यहां से जीत सकते हैं। ऐसा ही हुआ था दोस्तों 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पूरी नजर, अपनी पूरी ताकत किशनगंज में वो झोंक दिया था। पता यह चला कि किशनगंज के साथ साथ पूर्णिया और अररिया से भी लोगों ने एमआईएम पार्टी के झोली में जिताकर विधायक डाल दिए। दोस्तों अब यहां पर सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी उन विधानसभाओं का क्या करेगा जहां पर उनके विधायक उनको छोड़कर चले गए। खास करके अगर हम आपको बताएं जोकीहाट विधानसभा, उसके साथ साथ कोचाधामन विधानसभा और उसके साथ साथ बैसी विधानसभा और उसके साथ साथ बहादुरगंज विधानसभा, इन तमाम विधानसभाओं में ओवैसी अब क्या करेंगे दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम विधानसभाओं में ओवैसी तो अपना उम्मीदवार जरूर उतारेंगे, लेकिन ऐसे उम्मीदवार को वो चुनावी मैदान में उतारेंगे जो कि चुनाव जीत सके, यानी चुनाव जीतकर सीट एमआईएम पार्टी की झोली में डाल सके। ऐसे उम्मीदवारों को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टिकट देगी और टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेगी। दोस्तों अब यहां पर सवाल यह है कि सीमांचल में ओवैसी क्या मजबूत दिख रहा है। वाकई में सीमांचल में ओवैसी काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। हालांकि कुछ लोगों को ये बातें रास नहीं आती है कि अब उनका कहना है कि विधायकों के चले जाने से ओवैसी की पार्टी भी अब जाने वाली है और ओवैसी की पार्टी हैदराबाद तक ही सीमित रहेगी। अब उनका बोरिया बिस्तरा किशनगंज और सीमांचल से बांधकर लोग यहां से उनको भेज देंगे, लौटा देंगे। लेकिन दोस्तों ये उन लोगों का कहना है जो कुछ लोग आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के दल्ले हैं, जो एमआईएम पार्टी को नापसंद समझते हैं और महागठबंधन की पार्टियों को अपना जो है वो अपनी पार्टी समझते हैं और उनको अच्छी पार्टी समझते हैं। उनको सोचते हैं कि यही जो है मुसलमानों के लिए अच्छा काम करती है यही पार्टी। यही वजह है कि वह लोग ओवैसी को अच्छा नहीं समझता है। लेकिन अगर हकीकत में देखेंगे तो मुसलमानों के लिए अगर आवाज कोई उठाता है तो वो ओवैसी है। जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म होता है उस मजलूम के हक में और उस जालिम के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, आप पार्लियामेंट के अंदर देख लें, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, सीएए का मामला हो या फिर हाल ही में वक्फ संशोधन बिल का मामला हो, इन तमाम बिल में या इन तमाम चीजों में अगर कोई सबसे पहले जुबान खोलता है तो उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी, जदयू पार्टी, टीएमसी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों में मुसलमान नेता तो हैं जरूर, लेकिन इन सब मुद्दों में, इन सब मसलों में
कोई अपनी आवाज नहीं उठाता। इसलिए नहीं उठाता कि वो जानता है कि अगर हम अपनी तरफ से कोई बातें कह देंगे, हदीस की बातें कर लेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें कर लेंगे, मुसलमानों के हक और हुकूक की बातें कर लेंगे, तो हो सकता है कि पार्टी के आला कमान से हमें फटकार लग जाए और हमें अपनी पार्टी से निकाल दे। दोस्तों, लेकिन एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आजादी है, जिसमें जितने भी विधायक हैं सबको बोलने की आजादी है। सब दिल खोल कर बोलते हैं और जब बोलते हैं तो बोलने के लायक बोलते हैं। और दुश्मन जो होते हैं, जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं, उनकी पार्टी के जो नेता होते हैं, उनकी नजरों में नजरें डालकर सवाल करते हैं और सवाल करने के साथ साथ जवाब भी तलब करते हैं। दोस्तों, यही तो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जितनी आजादी आपको एमआईएम पार्टी में मिलेगी, उतनी आजादी आपको शायद ही हिंदुस्तान के किसी और दूसरी पार्टी में मिलने वाली है या आपको मिलेगी। चूंकि दोस्तों आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी किसी पे लगाम नहीं लगाता और वाकई में वो खुद जब जब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले वो जुबान खोलने का काम करते हैं। बात दोस्तों हो रही थी कि सीमांचल में क्या होगा, तो सीमांचल में एक बार यानी 2025 में फिर से ओवैसी की आंधी चलेगी, एमआईएम पार्टी का जलवा चलेगा। जिस तरह से 2020 में एमआईएम पार्टी के 5 विधायक बने थे, इंशाल्लाह 2025 में उसका डबल विधायक जीतकर बिहार विधानसभा विधायक जरूर पहुंचेंगे। बाकी दोस्तों अब यहां पर सवाल यह है कि महागठबंधन का क्या होगा। महागठबंधन का वही होगा जो वो खुद करना चाहेंगे। दोस्तों एक कहावत में है ना कि अपने ही पैर में अपने से ही कुल्हाड़ी मार लेना। तेजस्वी प्रसाद यादव अगर ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में नहीं लेंगे तो ठीक ये कहावत उस पर फिट बैठेगा कि वो अपने ही पैर में अपनी ही कुल्हाड़ी को वो मार लेंगे। यानी जहां एक तरफ वो मुख्यमंत्री बनने का सपना लिए चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनको ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में लेना बेहद जरूरी है। अगर वो गठबंधन में साथ नहीं लेते हैं तो फिर उनके साथ वही होगा जो कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में किया। फिलहाल दोस्तों दिल्ली में क्या कुछ हुआ आप सब जानते हैं। 17 ऐसी सीटें थी जहां पर आम आदमी चुनाव जीतते जीतते हार गई और वहां पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन किया और 5, 10, 15, 20, 25, 30 हजार तक वहां पर वोट ला लिए। कुल मिलाकर दोस्तों जो समीकरण है वो 2025 का अलग होने वाला है, 2020 का अलग था। अगर आप एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं और खास करके बिहार से हैं और आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? आप जब एक सेकंड में अपना फैसला अगले 5 साल के लिए करेंगे तो किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार के लिए आप करने जा रहे हैं या आप करेंगे? दोस्तों इस चीज को आप अपने जो है अपनी राय को हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों खबर यह है कि ओवैसी तहलका मचाने के लिए, माहौल को गर्म करने के लिए रमजान के महीने के बाद वो सीमांचल आ रहे हैं, किशनगंज आ रहे हैं। बातें तो चल रही है कि वो किशनगंज आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो कहाँ जाएंगे ये सारी चीजों का क्लियर अब तक नहीं हुआ है। लेकिन माहौल तो गर्म जरूर हो जाएगा ओवैसी के आने के बाद। वैसे ही ओवैसी जहां जाते हैं माहौल अपने आप गर्म हो जाता है और बिहार की बात ही तो कुछ अलग है। चूंकि 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और ओवैसी के आने के बाद माहौल इतना गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा कि आप भी तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। वैसे तो सहानुभूति वोट जो है वो ओवैसी के साथ जरूर है, ओवैसी के उम्मीदवारों को तो मिलेगा ही, लेकिन फिर ओवैसी का जलवा चलेगा, ओवैसी का तहलका मचेगा, ओवैसी का डंका बजेगा पूरे सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल और पूरे बिहार में आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों ओवैसी को आप कैसा नेता मानते हैं और बिहार के जो मुसलमान हैं उसको किनको अपना नेता बनाना चाहिए, उनको किनको अपना वोट देना चाहिए? क्या उनको ओवैसी को देना चाहिए या तेजस्वी प्रसाद यादव को देना चाहिए या फिर इन दोनों के अलावा किसी और को देना चाहिए?